नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। लुसेंट सीरीज़ का ये मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि 2 वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर लिए थे। तीसरा वीडियो में मैंने दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, फिर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को हम कवर कर लिए हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें कि मुग़ल एम्पायर और मराठा साम्राज्य को कंप्लीट करके ये मेडिवल हिस्ट्री आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं 3 या 4 वीडियो और लाऊंगा, जिसमें कि जितना भी लुसेंट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है उसको हम कवर कर लेंगे। तो मुश्किल से 4 और 5 वीडियो आएगा, जिसमें कि 4 वीडियो मान लीजिए, जिसमें कि मैं कोशिश करूँगा पूरा मॉडर्न आपका जो है अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद फिर और बारी बारी से और सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो लुसेंट का जो सीरीज़ है आपका पीटी एग्ज़ाम के पहले ही कवर हो जाए, ताकि आप 2-3 बार अच्छे से क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। और तो मुश्किल से वीडियो आधे घंटे का होता है या 40 मिनट का होता है, तो आप वीडियो को भी अगर एक बार आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखिए नॉर्मल स्पीड में। सेकंड टाइम जब रिवाइज करना हो तो उसको आप 2 के स्पीड में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इसका PDF जिसको चाहिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। नहीं तो अगर इसका आपको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, आपकी जैसी इच्छा। उसके बाद एक चीज़ और, जिनको भी मेंस का आंसर राइटिंग करना है, अभी GS सेकंड पेपर शुरू हो चुका है, तो वो अगर जिनको करना है तो नीचे दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या नहीं तो जिनको LSW या ज्योग्राफी या हिस्ट्री का करना हो टेस्ट ऑप्शनल पेपर के लिए, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहला कि आप लोग को जो लास्ट वीडियो हम पढ़ाए थे कि जो इंडिया में जो है 1206 ईस्वी में जो है ना दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, और ये 1526 तक चला था। और 1526 में ही इंडिया में बाबर का आगमन होता है, और बाबर जो है पानीपत का युद्ध करता है। कब? 21 अप्रैल 1526 को। इसमें इब्राहिम लोदी को हराता है और इंडिया में मुग़ल एम्पायर की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। इसलिए बाबर जो है ना मुग़ल एम्पायर का क्या संस्थापक या फाउंडर है। ठीक, उसके बाद दूसरा युद्ध था 17 मार्च 1527 को, खानवा का युद्ध था, जिसमें राणा सांगा को हराया। फिर चौथा युद्ध था 29 जून 1528 को, चंदेरी का, जिसमें मेदिनी राय को हराया। और 6 मई 1529 को था घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें कि इन्होंने अफगान को क्या किया था, हराया था। तो चारों युद्ध में जीता किसने? बाबर। कौन जीता? बाबर। तो अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बाबर के लिए, पहली बात तो ये है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुगलकनामा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कि पानीपत के युद्ध में इसके 2 निशानेबाज थे, का नाम था उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं बीपीएससी पूछता है कि ये कौन थे, चित्रकार थे कि निशानेबाज थे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, खानवा का युद्ध हुआ, इसमें अब बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और युद्ध के बाद गाजी की क्या लिया था, उपाधि लिया था। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, बाबर को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि इसको मिला था, ठीक ना। और इनका खुद का एक बुक है, आत्मकथा बाबरनामा है। ये किस भाषा में? तुर्की भाषा में। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया। फिर इसको जो है ना अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने फ़ारसी में। किस में किया? क्योंकि आपको पता है कि मुग़ल साम्राज्य का जो मतलब कि जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज फ़ारसी भाषा था, तो फ़ारसी में जो है ना अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का ट्रांसलेट किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है ना बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसको काबुल में फाइनली क्या किया गया है, दफनाया गया था। तो ये तो बाबर के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट था, ये हो गया। उसके बाद आता है हुमायूं। क्या आता है? हुमायूं। अब देखिए, हुमायूं 1530 से लेके 1556 तक, हालांकि बीच में 10 साल नहीं रहता है। तो देखिए, जो हुमायूं के बारे में जो कुछ फैक्ट ये है। पहला, 23 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठा था, दिन पनाह नगर की स्थापना किया था। इसका 4 युद्ध है। एक तो देवरा का युद्ध है 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में है, ये 25 जून को हुआ था, इसमें शेर खां जीता था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था 17 मई 1540 को, इसमें शेर खां जीता। और इसके बाद ही शेरशाह जो है ना आपका आगरा और दिल्ली पर क्या किया था, कब्जा किया था। और फिर से जब हुमायूं आता है, फिर से जब गद्दी पर बैठता है, उसके बाद एक अंतिम युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध 1555 में। उसको 1 साल के बाद 1556 में दिन पनाह के पुस्तकालय में ही जो है ना हुमायूं को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
हुमायूंनामा हुमायूं के बारे में है, इसको लिखा है गुलबदन बेगम ने, उसकी बहन थी हुमायूं को। ठीक, एक इतिहासकार लैनपुल कहता है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम ज़िंदगी वह गिरते चलते पड़ते चलता रहा था। मतलब कि हुआ कि यूँ कि जब से हुमायूं गद्दी पर बैठा उसको लगातार कई युद्ध देखना पड़ा, और जब ये कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जब वो हार गया शेर शाह सूरी से, तो वो भाग के फिर वहाँ सिंध या उधर मतलब फिर से पश्चिम की तरफ चला गया। तो उसका जीवन जो है ना दौड़ते भागते बीत गया, इसलिए इतिहासकार ऐसा इसके बारे में बोलता है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला जो, चूँकि ये तो मुगल एम्पायर का राजा नहीं है, शासक नहीं, लेकिन फिर भी शेर शाह के बारे में थोड़ा आपको जानना चाहिए क्योंकि बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। शेर शाह देखिए 1540 से लेकर 1545 तक, 15 साल तक 5 साल तक ये शासक है। ठीक ना। उसके बाद जो है इसमें, उसके बाद देखिए इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, शेर शाह के बारे में, कि ये बचपन का नाम फरीद खां था। इसको शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था, ये भी बीपीएससी बार पूछ चुका है। 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वही बिलग्राम के युद्ध के बाद, और 1545 में कालिंजर के किले में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किला ये कुहना दिल्ली में स्थापित एक मस्जिद बनाया इसने। ठीक ना। भूमि मापने की एक जो है ना सिस्टम लाया था, सिकंदरी गज और एक सन की डंडी का प्रयोग किया था, और चांदी का रुपया जो चलाया उसको सिक्का कहा इसने, और तांबे के सिक्के को दाम कहा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो भूमि कर था 1/3 था, मतलब कि जो है ना उत्पादन का। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत इसने ही किया था। ठीक ना। उसके बाद 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः बनाया, स्थापित किया, और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसको रिपेयरिंग मरम्मत कराया था, और डाक प्रथा का जो स्टार्टिंग जो इसी ने किया था। और शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी का नाम था इस्लाम शाह। क्या नाम था? इस्लाम शाह। को हमें पूछ चुका है। अगला देखिए, जो हुमायूं के बाद जो है ना शेर शाह रहा, उसके बाद जो है ना अब आएगा अकबर। कौन आएगा? 1556 से लेकर ये 1605 तक ये बादशाह रहेगा अकबर। ठीक ना। अकबर का डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1542 को। हमीदा बानो बेगम इनकी माँ थी। जलाल अकबर के बचपन का नाम था। अब्दुल लतीफ़ ईरानी टीचर या शिक्षक थे अकबर का। ठीक ना। बैरम खां संरक्षक था। ठीक ना। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई हेमू वर्सेस अकबर के बीच में। इसमें जीता कौन? अकबर जीता। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में हुआ, और अकबर के सेनापति का नाम क्या था? मान सिंह, और इसमें अकबर की ही विजय होती है। दीन इलाही का जो प्रधान अकबर ही था, हालांकि शुरू भी इसने ही किया था। इस समय एक जैन गुरु थे हरि विजय सूरी, इसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था। ठीक ना। उसके बाद अकबर ने जो राजस्व प्राप्ति के लिए जब्त प्रणाली स्टार्ट किया था। कौन पूछता है जब्ती प्रणाली या जब्त प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने शुरू किया था। इसके दरबार में एक राजा टोडरमल रहते थे। 1580 में राजा टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त या टैक्स मतलब भूमि से संबंधित एक सिस्टम लागू किया, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके दरबार में 2 चित्रकार थे, दशवंत और बसावंत। ये तो थे ही थे 2, एक और थे अब्दुल समद। बीपीएससी को फन ये पूछ चुका है, दशवंत और बसावंत किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे, ना कि जहांगीर के दरबार में। इसके दरबार 9 रत्न थे। अबुल फजल अकबरनामा लिखा है। फैजी जो है ना ये राजकवि थे। तानसेन है, तानसेन का वास्तविक नाम जो है रामतनु पांडे था। इनको कांटाभरण वाणी विलास की उपाधि मिला है। बीरबल थे, टोडरमल, मान सिंह, खाने खाना, अजूद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये सब जो ना अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। रमजनामा को जो अनुवाद किया गया है, महाभारत को अनुवाद जो किया गया है उसका नाम रमजनामा रखा गया है। फिर जो पंचतंत्र का अनुवाद जो किया गया उसका नाम फारसी में अनवरे सादात रखा गया है। इसको ट्रांसलेट अबुल फजल ने किया था। फिर पंचतंत्र को एक और हुसैन फैज ने ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में, यार ए दानिश के नाम से। ठीक ना। उसके बाद कुछ और देखिए ट्रांसलेशन का काम हुआ है। देखिए ये सब फारसी भाषा में हुआ है। अथर्ववेद का किया है इब्राहिम सरहदी ने। राज तरंगरी का किया है मुल्ला शाह मोहम्मद ने। लीलावती का किया है फैजी ने। तो ये सब ध्यान रखें क्योंकि मैचिंग में आ जाता है कौन किसका जो है ना आपका ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया है। इसको बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ
अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अकबर के कुछ समकालीन राजा थे दुनिया के अन्य देशों में, जैसे कि इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ, ईरान में शाह अब्बास। बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि इंग्लैंड की रानी अकबर के समकालीन वहाँ के राजा रानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। उसके बाद अकबर कुछ इम्पोर्टेंट कार्य भी अपने शासनकाल में करता है, जिसमें कि पहला दास प्रथा का अंत 1562 में होता है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में होता है। जजिया कर को समाप्त 1564 में करता है। आगरा से राजधानी फतेहपुर सिकरी 1571 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। दीन इलाही का स्थापना 1582 में। और इलाही संवत चलाता है 1583 में। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट डेट है, मैचिंग में करने पूछ सकता है, ऐसे भी पूछता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब अकबर के बाद जो है अगला है आपका जहांगीर। जहांगीर का जो बचपन का नाम सलीम था, ये जो है न्याय की जंजीर के लिए बहुत ही फेमस है। इसने अपनी आत्मकथा लिखना शुरू किया था तुजुके जहांगीरी से, ठीक ना। तुजुके जहांगीरी आत्मकथा है किसका? जहांगीर का। 5वें सिख के गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था इसने। इसकी पत्नी का नाम था नूरजहां, उसका मतलब वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, ठीक ना। और मेहरुन्निसा या नूरजहां ने इदमाद उल दौला का मकबरा बनाया है। और ये मकबरा जो है ना पहला सफ़ेद मार्बल या संगमरमर का है, उसमें पितरादुरा तकनीक का यूज हुआ है, ठीक है। अगला है इस पे कि जहांगीर जो है, जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम याद रखिए, आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास और भी लोग थे, लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आगरा में आगा रजा के नेतृत्व में ही चित्रकला की स्थापना हुआ था। इसके दरबार में पहले कैप्टन हॉकिंस आया, फिर टॉमस रो आया, फिर विलियम फिंच आया, फिर एडवर्ड टेरी इनके दरबार में आया था, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम है, ठीक ना। ताजमहल का निर्माण करवाया है इसने। ताजमहल का जो निर्माण करने वाला जो कलाकार का नाम था उस्ताद ईसा, ठीक ना। शाहजहाँ ने ही मयूर सिंहासन बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। स्थापत्य का स्वर्ण काल इसके समय को कहा जाता है, क्योंकि लाल किला दिल्ली में बनता है, दीवाने आम, दीवाने खास और भी चीज़ बनता है, तो इसमें सब ध्यान रखिएगा। आगरा से राजधानी दिल्ली लाया और शाहजहानाबाद की स्थापना किया था, यमुना किनारे, इसी को दिल्ली कहा गया। इसके दरबार में भी कुछ चित्रकार थे, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। 2 संस्कृत विद्वान इसके दरबार में थे, बंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। ये सब बड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इस वीडियो को आराम से जो भी स्पीड में देखना हो या नॉर्मल में आप इसको देख सकते हैं। शाहजहाँ का एक पुत्र था दारा शिकोह, बहुत ही विद्वान पुत्र था। इसको शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से एक महान रहस्य किताब का अनुवाद किया था, उपनिषद का, मतलब उपनिषद का जो अनुवाद किया उसने क्या नाम रखा? सर-ए-अकबर। इसको महान रहस्य भी कहा गया, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और दारा शिकोह कादरी सिलसिला का जो सूफी संत का न शिष्य था। और उत्तराधिकार का युद्ध जब हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, हालांकि सब युद्ध तो 5 होता है, लेकिन 3 युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है। एक धर्मट का युद्ध उज्जैन मध्य प्रदेश में होता है, सामूगढ़ का लड़ाई आगरा में होता है, आगरा है वहाँ, आगरा के जगह पास में है। और देवराई का जो युद्ध हुआ वो कहाँ? अजमेर में हुआ। सब जीता औरंगजेब ने ही, और अंततः औरंगजेब अगला क्या बना? यहाँ का शासक बना मुगल एम्पायर का। आइए थोड़ा औरंगजेब और हम कुछ जान लेते हैं, फैक्ट एंड फिगर। औरंगजेब का देखिए समय काल यहाँ दिया हुआ 1558 से लेकर 1707 तक। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। इनके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, क्वेश्चन ये पूछ चुका है। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुआ था, जय सिंह और शिवाजी के बीच में क्वेश्चन पूछ चुका है। नवे सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का मकबरा का निर्माण जो है ना इसी ने करवाया था। फिर जो है ना इसने दरबार में पहली बार जो है ना मतलब कुरान आधारित शासन पूरे साम्राज्य में, राज्य में जो ना कुरान आधारित शासन शुरू किया। संगीत पर बैन लगा दिया, नवरोज़ त्यौहार और भी कई चीज़ों पर इसने बैन लगा दिया था। और इसके दरबार में बर्नियर नाम का फ्रांस का जो है यात्री आता है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद औरंगजेब के बाद हालांकि मुगल एम्पायर उतना पावरफुल तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी कुछ शासक आपको जानना चाहिए। जैसे कि अगला बना पूछता है कभी कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? बहादुर शाह, ठीक ना। इसको शाही खबर कहा जाता है। अगला था जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक ना। एक था फर्रुखसियर, इसको घृणित कायर कहा जाता है इतिहास में, ठीक ना। अगला था
मुहम्मद शाह, इसका इम्पोर्टेंट इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। इसी के समय दिल्ली में नादिर शाह का अटैक हुआ था 1729 में, क्वेश्चन पूछ चुका है। ये ईरान का था, नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का था। 1729 में दिल्ली पर अटैक करता है और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम मुहम्मद शाह ही था, क्योंकि मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने उठा कर लेकर चला गया था। उसके बाद और भी बीच में 2-3 शासक मुगल एम्पायर में होता है, लेकिन अंतिम का नाम है बहादुर शाह जफर। इसी समय 1857 की क्रांति होता है, लास्ट बादशाह था, इसको अंग्रेज ने रंगून भेज दिया। 57 क्रांति इसी के समय हुआ था और इसी समय जो ना दिल्ली में एक मिर्जा गालिब नाम का शायर भी रहता था। तो ये आपका ना पूरा का पूरा मुगल एम्पायर में जो इम्पोर्टेंट जो आपका शासक है, क्या क्या इसमें एनसीईआरटी का जो लुसेंट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स है वो आपके सामने मैं बता दिया। अब आते हैं इसमें हम लोग जो है आगे कि जो मुगल प्रशासन का जो है शासन कैसा था, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देता है। मंत्री परिषद को विजारत कहते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। बख्शी जो है ना प्रांतीय सैन्य प्रधान था, मीर बख्शी केंद्र में था, ठीक ना। आमिल जो है ना जिले का राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता है, इजी हो गया। उसका जो मुगल साम्राज्य, जो पहले तो मुगल साम्राज्य था ही था, साम्राज्य को सूबा में, सूबा को सरकार में, सरकार को परगना में, परगना को जिला या दस्तूर में, उसके बाद ग्राम होता था। ये भी पूछता है क्रम, ठीक ना। अगला देखिए, मुगल काल में जो लैंड या ज़मीन था, पहली बात तो एक तो लैंड था खालसा ज़मीन, खालसा जो कि सीधे बादशाह के कंट्रोल में रहता था। फिर एक जागीर भूमि था, ये वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि थी। कभी कभी किसी को क्या, जब वेतन नहीं मिलता था उसको ज़मीन ही दे दी जाती थी। उसके बाद मदद मास जो भूमि था, ये लगानहीन भूमि था या अनुदान भूमि था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक दाफाला सिस्टम 1580 में आया, इसको किसने लाया था, टोडरमल ने लाया था। इसमें भूमि को 4 प्रकार में बांटा गया। पोलज वो ज़मीन था जहाँ नियमित खेती होती थी, हर एक साल में 2 बार खेती होती थी। परती वो ज़मीन था जहाँ वर्ष में 1 या 2 बार खेती होती थी, ठीक ना। चाचर वो था कि 3 या 4 वर्ष के बाद ही खेती होती, मतलब कि पोलज था नियमित खेती वाला। परती था कि 1 साल 2 साल गैप भी हो सकता था। चाचर में 3 या 4 साल गैप होता था। और बंजर था जहाँ कोई भी खेतीबाड़ी होता ही नहीं था। तो पोलज एक बार पूछ चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसको यहाँ इसमें किसान भी 3 प्रकार के थे। एक किसान थे खुदकास्त। खुदकास्त वो किसान थे जो अपने ही गांव में अपने ही ज़मीन पर खेती करते थे, ठीक ना। पाही कास्त वो थे जो दूसरे गांव में जाकर खेतीबाड़ी का काम करते थे। और मुजारियन वो किसान थे जो कि दूसरे से किराए पर ज़मीन लेके अपना खेतीबाड़ी का काम संभालते या करते थे। भूमि कर में 2 प्रणाली, एक नस्क प्रणाली था, एक जब्ती प्रणाली था। जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू किया था, नस्क आपको औरंगजेब ने शुरू किया था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अकबर के समय एक मनसबदारी प्रणाली शुरू हुआ था। मनसबदारी वहाँ का प्रशासन का एक बहुत बड़ा इनका रोल था प्रशासन को संभालने में। तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें 2 चीज़ होता था, एक जात और एक सवार। जात का मतलब वेतन या पद से होता है, जैसे कभी आप जितने ग्रेड ए का जॉब होता है, ग्रेड बी का, ग्रेड सी का, वैसा ही कुछ समझिए। और सवार मतलब उसके पास कितने घुड़सवार हैं। तो मनसबदारी का 2 मेनली कंपोनेंट था, जात और सवारी, ध्यान रखिएगा। और बाद में सवार में 2 नया कॉन्सेप्ट लाया था जहांगीर ने, 2 अफसा और सिंह अफसा। ये पूछ चुका है कि 2 अफसा और सिंह अफसा किसने लाया था, जहांगीर ने इसको जोड़ा था, ठीक ना। और सर्वाधिक मनसबदार जो है आपके किसके समय थे, औरंगजेब के समय में था। ये आपका पूरा मुगल का क्या हो गया, प्रशासन भी शासन भी हमने अच्छे से देख लिया। अगला आते हैं मराठा साम्राज्य या मराठा एम्पायर। देखिए मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक या फाउंडर शिवाजी हैं, ठीक ना। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले है, माताजी का नाम जीजाबाई है। शिवाजी के गुरु का नाम है कोंडदेव और एक और गुरु थे इनके, गुरु रामदास, ठीक ना। 1556 में रायगढ़ में राजधानी बनाया, ठीक ना। लेकिन राज्याभिषेक इसका 1674 में हुआ और एक तो गुरु थे बनारस के थे, गंगा भट्ट ने करवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शिवाजी के बारे में ये है कि अष्टप्रधान इसके दरबार में रहता था, ठीक ना। अष्टप्रधान में सबसे बड़ा नाम पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। सरी ये नौबत सेनापति था। अमात राजस्व मंत्री था। वाइकार नावीस जो था ये सूचना या गुप्तचर या संधि विभाग का देखता था। सुमंत विदेश मंत्री था। और चिटनिस ये राजपत्र को पढ़ता था, ठीक ना। और भी लोग थे, लेकिन इसमें ना मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सुमंत याद रखिएगा, विदेश मंत्री, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ जो सैनिक था मेनली 2 प्रकार का था, हालांकि और भी सैनिक थे, लेकिन एक था पागा सैनिक। पागा सैनिक मतलब जो
नियमित घुड़सवार सैनिक थे, और चिहलदार जो अस्थायी घुड़सवार थे, ठीक है, बाकी पैदल सैनिक भी थे। मराठा अपने क्षेत्र को दो भाग में बांटा था। एक तो स्वराज का क्षेत्र था। स्वराज का वो क्षेत्र था जहाँ जो इलाका मराठाओं के डायरेक्ट कंट्रोल में था, ठीक ना। और मुगतई वो क्षेत्र था जो मराठा के जो है ना क्षेत्र में नहीं था, वो हालांकि मुगल के क्षेत्र में था, फिर भी मराठा उस पर अपना दावा ठोकते थे। तो इस मुगतई क्षेत्र से मराठा दो तरह का वसूली करता था। एक का नाम था चौथ। चौथ में ये कहता था कि हम आपके इलाके पर आक्रमण नहीं करेंगे। और एक था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी एक्स्ट्रा 10% लिया जाता था, इसलिए कि हम ये मेरा इलाका है, मतलब कि आप हमारे अधीन हैं, इसका दावा करने के लिए सरदेशमुखी 10% एक्स्ट्रा वसूलता था। तो चौथ और सरदेशमुखी आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, जब शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, इसके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ लेते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी का अगला नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। संभाजी के मृत्यु के बाद अगला राजाराम बने। कौन? राजाराम। राजाराम ने अपनी राजधानी कहाँ? सतारा बनाया, ठीक ना। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इनकी वाइफ का नाम था ताराबाई। ताराबाई ने राजपाट संभाला अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के सहयोग से। शिवाजी बहुत छोटा था, लेकिन उनकी वाइफ जो ताराबाई थी मैन हेड बन गई। लेकिन इसी समय जो संभाजी का बेटा था साहू जी, ये औरंगजेब के कब्जे में था। जब औरंगजेब के कब्जे से बाहर निकला तो ये कहा कि हम राजा बनेंगे। तो अब क्या हुआ, साहू जी और ताराबाई दोनों के बीच लड़ाई हुआ। खैरा का युद्ध 1707 में। इसमें साहू जी क्या हुआ? विजयी हुआ। और साहू जी विजयी होने के बाद अब यहाँ पे पेशवा का पद आया। कौन सा पद आया? पेशवा। तो पहला पेशवा का नाम है बालाजी विश्वनाथ, एग्जाम पूछ चुका है, ठीक ना। और अगला पेशवा बने बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दिल्ली पर अटैक होता है 1737 ईस्वी में। नादिर शाह इसमें दिल्ली का शासक होता है। उसके बाद अगला पेशवा बना बालाजी बाजीराव। इसको नाना साहेब भी कहा जाता है। ध्यान पूछता है कि नाना साहेब का नाम क्या था? बालाजी बाजीराव, ठीक ना। और इसी समय सबसे बड़ा काम होता है, युद्ध होता है एक पानीपत का तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठाओं की क्या हार हो जाती है, और इसके बाद लगभग मराठा शक्ति लगभग कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद आगे जाके 3 अंग्रेज़ों के साथ मराठा का युद्ध होगा और पूरा का पूरा मराठवाड़ा क्षेत्र जो है ना अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 मराठा युद्ध। एक तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में होता है, ये सलवाई की संधि से ख़त्म होता है। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से लेकर 5 तक होता है, देवगांव की संधि से ख़त्म होता है। और तीसरा युद्ध जो है ना 1817 से लेकर 19 में होता है, और इसमें पूरा मराठा क्षेत्र जो है ना अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाता है। इस तरह से आपका मराठा एम्पायर भी पूरी तरह अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। तो इस तरह से ये पूरा आपका मराठा एम्पायर था। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू लगा, मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। देखिए लुसेंट में बहुत कुछ है, लेकिन कि सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने कोशिश किया है कि इसमें वही बातें आप लोग के साथ बताया जाए जो कि बार बार एग्जाम में आता है या आया है या जो आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देखें, इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ लें, ठीक ना। और अगर क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री के इस टॉपिक से पूछे तो लगभग क्वेश्चन इसी का रेंज में रहेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए इस टॉपिक से, लगभग यही क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में पूछा जा रहा है या पूछने का चांस है। आप इस वीडियो को देखें, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है ना पूरा का पूरा नहीं मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे 4 या 5 वीडियो में पूरा हो जाए, फिर हम पॉलिटी ऐसे करके फिर आपका इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी ऐसे सब कंप्लीट कर दूंगा। साइंस भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखिए PT के पहले आपका 67 PT के पहले ये पूरा लूसेंट फ्रीज में ख़त्म कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।